हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 9th विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा था आज, जिसका नाम था परमाणु और अणु। इसका आज हम पार्ट 11 पढ़ने वाले हैं और पार्ट 10 में हमने आणविक द्रव्यमान किस प्रकार निकालते हैं तो उसके बारे में अच्छे से चर्चा करी। अब आज हम पढ़ते हैं वो होता है सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो सूत्र इकाई द्रव्यमान है उसको कैसे निकालते हैं या कैसे ज्ञात करते हैं तो उसके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ने वाले हैं। तो फॉर्मूला यूनिट सूत्र इकाई, अगला जो पॉइंट होगा वो होगा सूत्र इकाई, फॉर्मूला यूनिट। सूत्र इकाई या इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट, उसको कैसे ज्ञात करते हैं। अब हमें पता है जो आयनिक, ये सूत्र इकाई द्रव्यमान किन यौगिकों में ज्ञात करते हैं? आयनिक यौगिकों में। ये आपको ध्यान रखना है, आयनिक यौगिकों में आणविक द्रव्यमान को हम किस रूप में लिखते हैं? सूत्र इकाई द्रव्यमान के रूप में लिखा जाता है। अब हमें पता है कि जब दो परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु का निर्माण करते हैं। दो परमाणु आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगे? अणु का निर्माण करते हैं। और ये अणु छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। अब जो आयनिक यौगिक होते हैं तो आयनिक यौगिकों में जो आयन मिलते हैं तो आयन मिलकर किसका निर्माण करेंगे? अणु का निर्माण करेंगे, अर्थात यौगिक का निर्माण करेंगे। तो आयनिक यौगिक होते हैं, इसमें एक तो धनायन होता है और एक होता है क्या? ऋणायन। और धनायन और ऋणायन जब आयनिक यौगिकों में मिलते हैं तो किसका निर्माण करेंगे? आयनिक यौगिकों का निर्माण जो है वो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। अब वर्तमान में जो अणु है, जो आयनिक यौगिक, ऐसे अणु क्या होते हैं? राक्षसी या वृहद अणु का निर्माण करते हैं। वृहद अणु, ये हम इसको बोल सकते हैं राक्षसी अणु, इसको सामान्यतः बोल सकते हैं, या वृहद आकार के अणु इसको कह सकते हैं। अतः सुविधा की दृष्टि से किस रूप में? सुविधा की दृष्टि से। तो सुविधा की दृष्टि से हम क्या करते हैं? आयनिक यौगिकों के संघटक के न्यूनतम अनुपात को, यानी सुविधा की दृष्टि से आयनिक यौगिकों के संघटक के न्यूनतम अनुपात को सूत्र इकाई के रूप में सूत्र इकाई के रूप में लिखते हैं। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। जो सूत्र इकाई होते हैं उसमें आयनिक यौगिकों को लिखा जाता है। किस रूप को? आयनिक यौगिकों को। और आयनिक यौगिकों को किस रूप में लिखा जाता है? सूत्र इकाई के रूप में लिखा जाता है। ठीक है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि भाई कुछ आयन है या आयनिक यौगिक है, उनका जो सूत्र इकाई है या सूत्र इकाई द्रव्यमान है उसको हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो कुछ उदाहरणों के द्वारा हम इसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं या इसको हम अच्छे से देखने वाले हैं। तो इसमें आपको एक चीज हमने ये पढ़ी कि आयनिक यौगिक है उनमें आणविक द्रव्यमान के स्थान पर सुविधा की दृष्टि से सूत्र इकाई द्रव्यमान है उसको उपयोग किया जाता है, पहली चीज। सेकंड चीज, हमने आणविक द्रव्यमान जो है उसका इकाई के रूप में हमने क्या लिया था? यूनिफाइड लिया था। क्या लिया था? यूनिफाइड मास लिया था। इसी प्रकार जो सूत्र इकाई द्रव्यमान है उसमें भी इकाई के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? यूनिफाइड मास का उपयोग जो है वो आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है। इसका जो निर्धारण हम क्या करते हैं? आयनों के जो परमाणु है, ठीक है, जो परमाणु आपस में मिलकर आयन का निर्माण करते हैं, उन परमाणुओं का द्रव्यमान निकालो और उन परमाणुओं के द्रव्यमान का योग करके हम उस आयनिक यौगिक है उसका सूत्र इकाई द्रव्यमान है वो ज्ञात
कर सकते हैं। जैसे कुछ उदाहरण के द्वारा इसको हम देखने वाले हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ NaCl, फिर जैसे KCl मैंने एक उदाहरण लिया, NaCl, KCl, उसके बाद में कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। तो ये सब क्या है, आयनिक यौगिक है। तो इन आयनिक यौगिकों का जो सूत्र इकाई द्रव्यमान है वो आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। अब हम सबसे पहले NaCl या सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान है वो ज्ञात करेंगे। ठीक है। अब इसका सूत्र इकाई द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए तो हमें सबसे पहले किसका पता होना चाहिए, सोडियम क्लोराइड आणविक सूत्र। आणविक सूत्र क्या होता है, NaCl। पहली बात हमने वहां पे ये लिखी थी, अब भी हमें वही बात है वो आसानी से लिखनी है। सेकंड हम लिखेंगे सोडियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, सोडियम का 23 यूनिफाइड। कितना होता है, 23 यूनिफाइड। फिर अगला हम लिखेंगे इसी में क्लोराइड परमाणु का या क्लोरीन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान। तो क्लोरीन का कितना होता है, 35.7, 35.5, सॉरी 7 नहीं, 35.5 यूनिफाइड। तो इसका कितना होगा, 35.5 यूनिफाइड। अब हम देखते हैं आगे इनका सूत्र इकाई द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे अगला जो पॉइंट होगा हमारा, सोडियम क्लोराइड का सोडियम क्लोराइड NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान तो कितना होगा बताओ। देखिए तो क्या हो जाएगा, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान प्लस क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान। ठीक है। अब बताओ सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना दे रखा है, 23 यूनिफाइड, और क्लोरीन का कितना दे रखा है, 35.5 यूनिफाइड। अब इसमें देखो दोनों के एक एक परमाणु है तो हमने डायरेक्ट लिख दिए। तो बताओ देखिए 35.5 तो कितना हो गया, 58.5 यूनिफाइड। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना होगा, 35.5 प्लस 23 यूनिफाइड, इसको जोड़ते हैं तो 58.5 यूनिफाइड है। इसका सूत्र इकाई द्रव्यमान है वो प्राप्त किया जा सकता है या प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार हम NaCl है उसका क्या निकाल सकते हैं, सूत्र इकाई द्रव्यमान जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। सेकेंड हम निकाल के देखेंगे कैल्शियम क्लोराइड। चलो इसको भी देखते हैं। सोडियम क्लोराइड की जगह हम निकालते हैं कैल्शियम क्लोराइड। अगला जो होगा वो होगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। इसका हमें क्या निकालना है, सूत्र इकाई द्रव्यमान जो है वो निकालना है।
ठीक है। अब हमें इसमें देखो जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है वो चीजें निकालनी है, बाकी वैसा का वैसा रखा है मैंने। अब जो निकालनी है उसी को लिखेंगे। तो कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालना है। तो कैल्शियम क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या होता है बताओ, जो ऊपर लिख रखा है मैंने। कैल्शियम क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या होता है बताओ, CaCl2। क्या होगा, CaCl2। अब इसमें कौन कौन से परमाणु हैं, एक तो परमाणु इसमें कैल्शियम, कौन सा परमाणु है, कैल्शियम। तो कैल्शियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 40 यूनिफाइड। कितना होता है, 40 यूनिफाइड मास होता है। और आगे क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान अभी हमने लिखा था कितना होता है, 35.5 यूनिफाइड। तो हम आगे क्या लिख सकते हैं, अतः कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान बताओ, देखिए किस प्रकार लिख सकते हैं। तो इनका योग कर दो तो हम क्या लिख सकते हैं, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान प्लस उसके बाद में क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान। ठीक। अब कैल्शियम का कितना है, देखो कितना है, 40 यूनिफाइड प्लस क्लोरीन का कितना है बताओ, 35.5 यूनिफाइड। इसके परमाणु कितने हैं, 2 × 2। तो आगे क्या लिख देंगे, 40 यूनिफाइड प्लस 71 यूनिफाइड। इसका दुगुना कितना हो गया, 71 हो गया। इसको आगे हल करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 111 यूनिफाइड। कितना आ जाएगा, 111 यूनिफाइड। अतः कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना होगा, 111 यूनिफाइड होगा। तो इस प्रकार हम सूत्र इकाई द्रव्यमान है उसको भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अब जो हमारा अगला पॉइंट रहने वाला है उस पॉइंट का नाम होगा मोल संकल्पना या मोल कॉन्सेप्ट। तो ये हम देखेंगे मोल संकल्पना क्या है, मोल कॉन्सेप्ट क्या है, तो उसको हम अब पढ़ने वाले हैं। मोल कॉन्सेप्ट, मोल संकल्पना। मोल संकल्पना क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि कोई भी रासायनिक समीकरण है, जैसे मान लो H2 + O2, तो मैंने आगे क्या लिख दिया, 2H2O। किसी भी रासायनिक समीकरण को हम पदार्थ की मात्रा, उसके द्रव्यमान और परमाणु की संख्या के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। अब जो पदार्थों की मात्रा है इसमें, उसको हम उसके द्रव्यमान के आधार पे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। किसके आधार पे, पदार्थों के उसके द्रव्यमान और परमाणु की संख्या के आधार पे। तो ये आपको ध्यान रखना, द्रव्यमान व परमाणुओं की संख्या के आधार पर, द्रव्यमान और परमाणु की संख्या के आधार पर हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ है उसकी मात्रा का आसानी से निर्धारित किया जा सकता है, अर्थात ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन पदार्थों की मात्राओं का ज्ञान
पदार्थों की जो मात्राएं हैं, लेकिन क्या करते हैं कि पदार्थों की जो मात्राओं का ज्ञान है वो उसके द्रव्यमान के आधार की अपेक्षा, ठीक है, उसके द्रव्यमान के आधार की अपेक्षा, ठीक है, उसके द्रव्यमान के आधार की अपेक्षा किस रूप में करते हैं? अणु अथवा परमाणु की संख्या के आधार पर, द्रव्यमान के आधार की अपेक्षा अणुओं व परमाणुओं की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर ज्ञात करना सुविधाजनक होता है, ठीक है। तो हम द्रव्यमान और परमाणु की संख्या के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन पदार्थ की जो मात्राएं हैं उनका यदि हमें प्राप्त करनी है, ज्ञात करनी है, तो द्रव्यमान के आधार की अपेक्षा के बजाय हम उनमें उपस्थित परमाणु और अणु जो है उनके आधार पर ज्ञात करना अधिक सुविधाजनक होता है। कैसे होता है वो उसको हम आगे देखने वाले हैं। तो अणु और परमाणुओं की संख्या के आधार पर पदार्थ की मात्रा ज्ञात करने के लिए एक संकल्पना प्रस्तुत की गई। उस संकल्पना का नाम क्या था? मोल कॉन्सेप्ट या मोल संकल्पना, ठीक है। किसके आधार पे? पदार्थ में उपस्थित अणु और परमाणुओं की संख्या के आधार पे, ठीक है, ज्ञात करना के लिए एक संकल्पना दी गई। पदार्थों की मात्राओं का ज्ञान उस पदार्थ में उपस्थित अणु और परमाणुओं के आधार पर हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए एक संकल्पना दी गई जिसे हम क्या बोलते हैं? मोल कॉन्सेप्ट बोलते हैं, मोल संकल्पना दे सकते हैं। अब देखो, मोल जो होता है वो है एक ऐसा यूनिट होती है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है अणुओं की संख्या का, एसआई यूनिट होती है। कौन सा? मोल। मोल एक एसआई यूनिट होती है और जिसका हम सामान्यतः रासायनिक जो शास्त्र उसमें लिखते हैं। और मोल जो होता है उसको ऐसे लिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना, अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? मोल। क्या लिखते हैं? मोल लिखते हैं। अब देखो, ये जो मोल होता है वो एक अंग्रेजी शब्द जो होता है मोल्स, किससे? अंग्रेजी शब्द मोल्स से मिलकर बना है, ग्रीक शब्द MOLES। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। और ग्रीक भाषा का एक शब्द है, ग्रीक मान लो, लैटिन मान लो, यूनानी मान लो, उसका एक शब्द है MOLES, जिसका अर्थ होता है ढेर। हिंदी में क्या अर्थ होता है? ढेर। तो इसको देखना, मोल संकल्पना पदार्थों की मात्राओं को ज्ञान करने के लिए उसके अणु और परमाणुओं के आधार पर पदार्थों की मात्रा को ज्ञात करने के लिए मोल संकल्पना प्रस्तुत की गई। मोल जो है वो एक ऐसा यूनिट है, इसको इंग्लिश में MOLE बोलते हैं। और ये मोल जो है वो यूनानी या ग्रीक शब्द MOLES से मिलकर बना होता है और जिसका हिंदी में अर्थ जो हम लेते हैं वो होता है ढेर। अर्थात हम बोल सकते हैं परमाणु, अणु या आयनों का ढेर। अणु, परमाणु या आयनों का ढेर। क्या? अणु, परमाणु या आयनों का ढेर जो है उसको प्रदर्शित करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? मोल को प्रदर्शित या मोल का यूज करते हैं। तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है, अणु है, परमाणु है या आयनों का यदि ढेर है, उस ढेर को प्रदर्शित करने के लिए हम सामान्यतः किसका यूज करते हैं? मोल का उपयोग जो है वो कर सकते हैं। अब हम मोल देखेंगे, मोल होता क्या है। मोल को यदि हम परिभाषा के रूप में लिखें तो हम इसको किस प्रकार से जो है वो आसानी से परिभाषित कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि मोल को हम किस प्रकार लिख सकते हैं।
तो हम इसको लिख सकते हैं किसी स्पीशीज जिसमें अणु, परमाणु और आयन, अणु, परमाणु और आयन जो है वो इसमें यूज होने चाहिए। कोई भी स्पीशीज है कि एक मोल में मात्राओं की वह संख्या है जो कि एक मोल में मात्राओं की वह संख्या है जो, ठीक है, एक मोल में मात्राओं की वह संख्या है जो ग्राम में उसके परमाणु अथवा आणविक द्रव्यमान के बराबर होती है, जो ग्राम में उसके परमाणु या आणविक द्रव्यमान के रूप में होती है। तो ये एक जो मोल है उसको हम सामान्यतः परिभाषित आसानी से कर सकते हैं। मोल जो शब्द है, ठीक है, मोल शब्द सबसे पहले 1896 में दिया गया था। कब? सन 1896 में, और विल्हेम ओस्टवाल्ड के द्वारा प्रदर्शित किया गया था। विल्हेम ओस्टवाल्ड, किसके द्वारा? विल्हेम ओस्टवाल्ड के द्वारा ये जो मोल शब्द है वो सबसे पहले 1896 में प्रस्तावित किया गया था। और ये जो इकाई है वो 1967 में मोल इकाई को स्वीकृत किया गया। मोल इकाई को स्वीकृत किया गया। कब किया गया? 1967 में। 96 में ओस्टवाल्ड ने मोल शब्द है वो प्रस्तावित किया था, और 1967 में इस इकाई को स्वीकृत किया गया था, जो किसको प्रदर्शित करती है? परमाणु या अणुओं की वृहद संख्या को। तो जो परमाणु या अणु की वृहद संख्या को प्रदर्शित करती है, जो परमाणु या अणु जो है उसकी वृहद संख्या को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं आवोगाद्रो संख्या या आवोगाद्रो स्थिरांक। तो अगला हमारा जो पॉइंट रहने वाला है वो रहेगा आवोगाद्रो संख्या या आवोगाद्रो स्थिरांक। तो अगला जो पॉइंट होगा वो होगा आवोगाद्रो संख्या, या इसको बोलते हैं स्थिरांक। ठीक है, इसका मान होता है फिक्स होता है। आवोगाद्रो संख्या जो है इसका मान फिक्स होता है। तो किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या, तो इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? किसी पदार्थ के एक मोल में, कणों का मतलब परमाणु या अणु, कणों की संख्या जो होती है क्या कहलाती है? आवोगाद्रो संख्या कहलाती है। ठीक है, यानी किसी पदार्थ के एक मोल में जितने कण हैं उन कणों की संख्या, जो अणु भी हो सकते हैं या परमाणु भी हो सकते हैं, उनकी संख्या आवोगाद्रो संख्या कहलाती है। और इनका मान क्या होता है? निश्चित होता है। तो ये ध्यान रखना, किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या, जिसमें अणु या परमाणु की संख्या निश्चित होती है,
जिसे अवोगाद्रो संख्या कहते हैं, और इसका मान इतना होता है, वो हमें ध्यान रखना है। तो 1 मोल किसके बराबर होता है, ये इकाई आपको ध्यान रखनी है। 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10 की घात 23। परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, या कण भी हो सकते हैं। तो 1 मोल किसके बराबर हो गया, 6.022 इंटू 10 की घात 23 कण के बराबर होता है। कितना, 1 मोल। ठीक है। अब ये जो है, ये जो मान वो प्रायोगिक विधि से प्राप्त हुआ है, यानी प्रयोगों द्वारा प्राप्त मान है। 1 मोल का प्रयोगों द्वारा प्राप्त मान कितना होता है, 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होगी, 6.022 इंटू 10 की घात 23 कण। ये प्रायोगिक विधि द्वारा प्राप्त मान है, और यही जो संख्या होती है, ये जो संख्या होती है, इसको अवोगाद्रो संख्या या अवोगाद्रो स्थिरांक इनको कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको इसमें ध्यान रखना है, अवोगाद्रो जो संख्या है, अवोगाद्रो संख्या को n नोट से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, n नोट से प्रदर्शित करते हैं। किसको, अवोगाद्रो संख्या को। अवोगाद्रो संख्या को n नोट से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो ये आपको इसमें थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको इसमें ध्यान रखना है, इसका जो नाम है, अवोगाद्रो संख्या है, ये नाम किसके आधार पर पड़ा, एक इटालियन वैज्ञानिक एमिडियो एवोगैड्रो, इटालियन वैज्ञानिक एमिडियो एवोगैड्रो के नाम के आधार पे इसका नाम क्या पड़ा था, अवोगाद्रो संख्या, यानी उनके सम्मान में इसका नाम क्या रखा गया था, अवोगाद्रो संख्या रखा गया था। 1 मोल है, एक ऐसी इकाई है जिसको हम सामान्यतः हम बोल सकते हैं कि भाई 1 मोल है, वो अणुओं की संख्या की एक इकाई है। ये ठीक इसी तरह की इकाई होती है जैसे दर्जन। ठीक है। अब हमें पता है कि दर्जन होता है, उसमें 12 नग होते हैं। तो 12 नग जब आपस में मिलते हैं तो 1 दर्जन का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार 1 मोल में 6.022 इंटू 10 की घात 23 कण जब मिलते हैं तो 1 मोल जो है उसका निर्माण होता है। ठीक है। तो ये आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है। 1 मोल किसके बराबर होता है, 6.022 इंटू 10 की घात 23 कणों के बराबर होता है। और ये मान प्रायोगिक विधि से प्राप्त किया गया मान है। इसका मान हमेशा फिक्स होता है, नियत होता है। और अवोगाद्रो संख्या को n नोट से प्रदर्शित किया जाता है। और इटालियन वैज्ञानिक एमिडियो अवोगाद्रो के नाम के आधार पे इसका नाम क्या पड़ा था, अवोगाद्रो संख्या। और अवोगाद्रो जो संख्या है वो किसी पदार्थ में कितने मोल हैं में कणों की जो संख्या होती है, उन संख्या को हम क्या बोलते हैं, अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। तो इस प्रकार आज का जो हमारा वीडियो रहा, तो उस वीडियो में हमने पढ़ा कि अवोगाद्रो संख्या क्या होती है और सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है, उसका निर्धारण हम किस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं। और अगला हमारा जो वीडियो रहेगा, उस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं।